Dear students, myself Dr. Rajesh Kumar Yadav, Assistant Professor in Zoology Department, Sri Viswanath PG College, Kalan, Sultanpur. Students, today I discuss you Zoology paper 3rd, that is cell biology and genetics. Cell biology and genetics is the name of your 3rd paper zoology. पेपर 3rd zoology के नाम है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। शेष और जो पेपर 1st और 2nd आपने पढ़ा है उस पेपर में भी डिवीज़न हुआ था, 1st यूनिट, 2nd यूनिट, 3rd यूनिट एंड 4th यूनिट। उसी तरीके से सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में भी चैप्टर को, आपके टॉपिक को 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। 2 यूनिट सेल बायोलॉजी का बना दिया गया है और 2 यूनिट जेनेटिक्स का बना दिया गया है। तो यूनिट 1st जो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है वह है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल पहला यूनिट का पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। फंक्शन ऑफ सेल। इसी यूनिट का 2nd चैप्टर है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यूनिट 1st में केवल इतनी चीज़ें पढ़नी हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद यूनिट 2nd हो गया इतना। अब यूनिट 2nd में आप क्या पढ़ेंगे? यूनिट 2nd में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स on cell organelles with special emphasis on mitochondria, Golgi bodies, Golgi bodies, nucleus, ribosomes and endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. These chapters are included in यूनिट 2nd जूलॉजी 3rd के यूनिट 2nd में इतने चैप्टर, इतनी टॉपिक्स आपको दी गई हैं जो कि स्टडी करनी है। अब इसके बाद यूनिट 3rd देखेंगे कि क्या पढ़ना है। हो गया ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है यूनिट 3rd। यूनिट 3rd एंड 4th आर रिलेटेड विथ जेनेटिक्स। यूनिट 3rd, तो यूनिट 3rd जेनेटिक्स के टॉपिक हैं। इसमें पहला टॉपिक होगा, आपको पढ़ना होगा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का नाम आप सबने सुना है। क्रोमोसोम्स हैं क्या?
क्रोमोसोम्स सभी जीवों के, सभी ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिस पर जीन अरेंज होते हैं। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पर जीन अरेंज्ड होते हैं और उसको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। हर एक स्पीशीज के सेल में क्रोमोसोम के नंबर भिन्न भिन्न होते हैं। यही स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज का कोई संबंध नहीं रहता। एक जैसा जो स्पीशीज है उस स्पीशीज के जितने भी मेंबर होंगे सब में कुछ न कुछ समानता दिखती है और वह इसी जीन के आधार पर, इसी क्रोमोसोम के आधार पर। जैसे हमारे आप में है, ह्यूमन बीइंग्स में है 46 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। तो ह्यूमन की एक क्वालिटी है। अब किसी दूसरे स्पीशीज को ले लेंगे, डॉग को ले लेंगे, कैट को ले लेंगे, ऑक्स को ले लेंगे, काऊ को, बफेलो, सबके क्रोमोसोम नंबर भिन्न भिन्न हैं। उसी तरीके से प्लांट्स की स्पीशीज हैं, जो भी हैं, बर्ली हैं, मेज हैं, कोई भी ट्रीज है, तो उन सब में क्रोमोसोम नंबर डिफरेंस है। तो आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स किस तरीके का है, इसको आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स के चैप्टर में। और फिर इस क्रोमोसोम्स के लिए अगला टॉपिक है कि वाटसन एंड क्रिक ने अपना एक मॉडल दिया था, तो उस मॉडल को भी इसमें पढ़ना है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो हाँ, डीएनए का नाम आया। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के साथ एक मिला जुला टर्म आप और सुने होंगे जिसको आरएनए कहा जाता है। यह भी डीएनए के समान ही न्यूक्लिक एसिड है जो कि किसी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, किसी प्रोटोजोअन्स में, प्रोकैरियोट्स में यह एज ए जेनेटिक मटेरियल बिहेव दर्शाता है। तो इसमें आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए एंड डिफरेंसेज बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डिफरेंसेज बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से परिचित होंगे सब लोग। सेल डिवीजन माने कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, इसे सेल मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है, सेल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। और यह दो प्रकार का बताया गया होगा आपको, इंटरमीडिएट क्लासेज में आपने पढ़ा है सेल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस एंड मियासिस। क्या पढ़ेंगे? माइटोसिस एंड मियासिस। अब बात आती है माइटोसिस और मियासिस की। माइटोसिस एंड मियासिस। तो माइटोसिस मीन्स सोमैटिक सेल डिवीजन। माइटोसिस मीन्स सोमैटिक सेल डिवीजन, जो सोमा सेल में होता है, बॉडी सेल में होता है, जो कि ऑर्गेनिज्म के किसी प्लांट्स या एनिमल्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह किसी इंजरी हो जाने पर, बॉडी के किसी पार्ट्स में इंजरी हो जाने के बाद हीलिंग जो होता है, उस हीलिंग के लिए, उस इंजरी के हीलिंग के लिए, टिश्यू रिपेयरमेंट के लिए माइटोसिस आवश्यक है। और किसी किसी केस में आप देखते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, उस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यही माइटोसिस ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। फिर बारी आती है मियासिस। मियासिस मीन्स रिडक्शनल सेल डिवीजन। रिडक्शनल, रिड्यूस माने घटोत्तरी होना। रिडक्शनल मीन्स घटना। घटने से तात्पर्य है कि क्रोमोसोम नंबर का घटना, क्रोमोसोम नंबर का घटना। और क्रोमोसोम नंबर घटता है, इसीलिए इसको कहा जाता है मियासिस और रिडक्शनल सेल डिवीजन। और इसको हिंदी में आप जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन।
और इसी का रिजल्ट होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में किसी एनिमल में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट, व्हाट इज गैमीट? गैमीट जानते हैं? गैमीट किसी भी ऑर्गेनिज्म का वह कंपोनेंट है जो कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, वह उसके सेक्स सेल के नाम से जाना जाता है। गैमीट दैट इज स्पर्म एंड ओवम, दैट इज स्पर्मेटोसाइट और oocyte, स्पर्मेटोसाइट एंड oocyte। स्पर्मेटोसाइट आर मेल गैमीट एंड oocyte आर ओवम आर फीमेल गैमीट। And after fusion, male and female gamete and an embryo born, an embryo formed, which originated from a zygote. zygote कि क्या होगा? फ्यूजन, स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन से के प्रोसेस को आप फर्टिलाइजेशन कहोगे, और उस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से जो फार्म होगा, जो नई सेल, नया नया सिस्टम फार्म होगा, उसको कहेंगे एम्ब्रियो। तो यह हुआ माइटोसिस एंड मियासिस। इसके बाद इसी यूनिट में, यूनिट 3 में ही नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा मेंडल्स प्रिंसिपल। मेंडल्स के नाम को आप जानते हैं? मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। Mendel's principle of heredity on chromosomal, Mendel's principle of heredity on chromosomal basis, क्रोमोसोम आप जानते ही हैं। क्रोमोसोमल बेसिस मेंडल्स प्रिंसिपल, मेंडल के क्या प्रिंसिपल हैं? मेंडल्स को आप आनुवंशिकता के जनक के नाम से जानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे? वह ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में जन्मे एक चर्च में पादरी का काम करते थे, और यह अपने गार्डन पी पाइसम सेटाइवम पर अपना वर्क किए थे, और उसमें उन्होंने 3 प्रिंसिपल दिया था। जो प्रिंसिपल दिया था वही मेंडल्स प्रिंसिपल कहा जाता है, और वह जेनेटिक्स के नियम को आगे बढ़ाने में मददगार सिद्ध हुआ। उसका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। तो उसमें आप देखते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, इसी में आप एक चीज़ और पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड 2 प्रिंसिपल हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड जो थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यह डाई हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड है। तो इसके आधार पर आप फिर से पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यह आपके टॉपिक में है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही आप एक टॉपिक और पढ़ेंगे, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, ये तो आपको बड़ा नया टर्म लग रहा होगा। टेस्ट क्रॉस के लिए आप देखेंगे, टेस्ट क्रॉस में जैसे अभी इतना नोट कर लिए ना, आपको टेस्ट क्रॉस समझा करके तब फिर आगे बढ़ते हैं हम, समझे? देखो
जैसे किसी पर्टिकुलर स्पीशीज में, या मेंडल ने जो ही लिया था, मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों को लिया, दो प्रकार के पौधों का वर्णन किया था, चुनाव किया था। जो शुद्ध प्योर टाल थे, प्योर टाल एंड प्योर ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ, तो मेंडल ने यह लिया और इसको अपने जेंडिकल टर्म में, सांकेतिक भाषा में दिया था। प्योर टाल को कैपिटल टी से डिनोट किया था, कैपिटल टी लिख दिया, तो इसका मतलब कि वह स्टूडेंट्स या जेंटिस्ट पर वर्क करने वाला रिसर्च स्कॉलर उसको ये समझेगा कि हाँ यह प्योर टाल की बात की जा रही है, कही जा रही है। दूसरा है स्मॉल टी, इसको स्मॉल टी से डिनोट किया था और उसको क्या बोला था, प्योर ड्वार्फ, या शुद्ध बौने पौधे थे, और दूसरे पहले वाले शुद्ध लंबे पौधे थे। तो इसमें शुद्धता की गारंटी थी, इसीलिए इसको कहा गया था कैपिटल टी, इसको स्मॉल टी। लेकिन जब दोनों का फ्यूजन हुआ, गैमीट देखें, इसमें जो भी गैमीट बनेंगे सब समान होंगे, इसके भी गैमीट अलग अपने में समान होंगे। देखो यहाँ कैपिटल टी गैमीट बना, यहाँ भी कैपिटल टी गैमीट बना, दोनों गैमीट एक समान बने। इसमें भी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यहाँ भी दोनों गैमीट समान बन रहे हैं। लेकिन जब फ्यूजन होगा तो देखो, चाहे एक गैमीट मिले तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, या फिर इस कैपिटल टी से यह स्मॉल टी बने तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। किसी प्रकार का फ्यूजन हो, कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स सभी ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे वह उसमें दोनों प्रकार के जीन होंगे, प्योर ड्वार्फ का भी, प्योर टाल का भी। टालनेस ड्वार्फनेस बराबर और मात्रा में होगी, लेकिन उसके ऊपर टालनेस डोमिनेंट होगा। टालनेस डोमिनेंट होगा इसका मतलब फिजियोलॉजिकली उसकी मार्फा में, आकारकी में वह जो दिखेगा वह टालनेस दिखेगा। और टालनेस तो दिखेगा लेकिन वह शुद्ध टाल नहीं होंगे, उनके जीन में जीनोटिपिकली वह हाइब्रिड कहे जाएंगे। हाइब्रिड मीन्स संकर। इस संकर को छोटे सा से लिखते हैं, संकर, जिसकी अंग्रेजी होती है हाइब्रिड। हाइब्रिड, ये हाइब्रिड है, संकर है, लेकिन टाल है, हाइब्रिड टाल है, हाइब्रिड टाल है। तो इसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1 कहा जाता है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1। और इसमें टालनेस दिख रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर हो रहा है फेनोटिपिकली, इसीलिए इस नियम को कहे मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये हो गया। और फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस को और इसका प्रकटन सेकंड लॉ पर जाता है, इसका स्पष्टीकरण सेकंड लॉ से होता है। आप देखेंगे कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी है, हाइब्रिड है F1 का प्रोडक्ट्स कैपिटल टी स्मॉल टी जो हाइब्रिड कहा जा रहा है, इसको हम सेल्फ क्रॉस करा देंगे। मीन्स मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों F1 से लेंगे। जब दोनों गैमीट F1 से लेंगे, उनका फ्यूजन कराएंगे, देखेंगे रिजल्ट कैसा आएगा। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों क्रॉस करेंगे, मीन्स दोनों के गैमीट का फ्यूजन होगा, मीन्स रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसमें जो गैमीट बना वह कैपिटल टी एक बना, दूसरा स्मॉल टी बन गया। देखो डिफरेंट टाइप के गैमीट बन रहे हैं, इसमें वेरिएशन है, सिमिलरिटी नहीं है, इसलिए कैरेक्टर में भी डिफरेंसेज होंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ भी हो गया। यह F1 हाइब्रिड का मेंबर है और इसको हम यहीं से क्रॉस करा दिए। तब क्या होगा?
आप देखेंगे इसका फ्यूजन, यदि यहाँ से कैपिटल टी इसका और इसका कैपिटल टी लेंगे तो दोनों मिलाकर कैपिटल टी बन गया है। और यदि इसका और इसका फ्यूजन करा दिए, इस कैपिटल टी पहले वाले के कैपिटल टी और बाद वाले का स्मॉल टी फ्यूज करा दिए, तो पहले जैसा यहाँ का पेरेंट बना था, हाइब्रिड जहाँ से लिया गया है, वह बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर देखिए पहले पेरेंट्स का स्मॉल टी और दूसरे वाले पेरेंट्स का कैपिटल टी फ्यूज कराएं तो फिर बना कैपिटल टी स्मॉल टी। और पहले वाले पेरेंट्स का स्मॉल टी, दूसरे वाले पेरेंट्स का स्मॉल टी, इन दोनों के फ्यूजन के उपरांत जो बना हुआ है बना स्मॉल टी। अब देखिए यह क्या है, होमोजाइगस कंडीशन यहाँ दिख रही है, होमोजाइगस कंडीशन यहाँ दिख रही है। और बीच के जो दो मेंबर आपको दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, वह हेटेरोजाइगस कंडीशन के हैं। हेटेरोजाइगस या हेटेरोजाइगोट्स कहा जा सकता है। हेटेरोजाइगस या हेटेरोजाइगस हैं, इसका मतलब यह अपने पेरेंट्स के समान हाइब्रिड है। और यह होमोजाइगस टाल है। होमोजाइगस टाल। और इधर का यह इंडिविजुअल जो है वह होमोजाइगस ड्वार्फ है। होमोजाइगस ड्वार्फ। अब देखिए यहाँ कैरेक्टर्स सेपरेट हो गए, प्योर टाल अलग हो गया, प्योर ड्वार्फ अलग हो गया, और बीच में आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन मीन्स हाइब्रिड सेस मिल गए। तो यह जो सेपरेशन हो रहा है यह सेकंड लॉ को डिफाइन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। सेकंड लॉ का नाम हमने क्या बताया था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। और थर्ड नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो ये जो दो नियम थे, सेकंड क्या बताए हमने? सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो यह स्वतंत्र अव्यूहन का नियम जो है वह मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर नहीं चल पाएगा, उस पर नहीं ये एक्सप्लेन किया गया है। यह एक्सप्लेन किया गया है डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। डाई हाइब्रिड क्रॉस, जैसे यहाँ आपने देखा था कि केवल टी दर्शाया गया है। टी माने टालनेस, स्मॉल टी मीन्स ड्वार्फनेस। तो टालनेस और ड्वार्फनेस मीन्स लंबाई, लेंथ के लिए ही रिस्पांसिबल जीन है। जब लेंथ के लिए रिस्पांसिबल जीन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, मीन्स एक ही कैरेक्टर को ले रहे हैं, तो इसको कहेंगे आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जब इस प्रकार के क्रॉस में आप एक साथ दो कैरेक्टर को इंक्लूड करेंगे, दो कैरेक्टर का मतलब जैसे आप किसी भी सीड को ले लें और या किसी प्लांट के सीड को ले लें जहाँ फर्टिलाइजेशन आपको दर्शाना है, उसमें दो कैरेक्टर को ध्यान दें। जैसे मटर का था, मीठी मटर पाइसम सेटाइवम का, जिस पर मेंडल ने अपना वर्क किया था। मेंडल का जो वर्क था जेनेटिक्स का, और उसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए उन्होंने येलो सीड कोड एंड येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड जो उन्होंने लिया था, एक तो मटर के दाने को उन्होंने येलो बताया, मीन्स उसका कलर येलो हो और राउंड हो, येलो राउंड। देखो येलो एक तो हो गया कलर के लिए रिस्पांसिबल, ये सीड का जो आवरण है, सीड कोट है, उसका आवरण, उसका कलर येलो, और शेप, जो शेप है वह राउंड है। इसी के साथ साथ और जब दूसरा होगा, सेकंड लेंगे, वह ग्रीन होगा और रिंकल्ड होगा।
रिंकल्ड मीन्स झुर्रीदार, मीन्स वह पूर्णतः राउंडेड शेप में नहीं होगा, उसकी जो वायभित्ति है कुछ श्रृंग की हुई होगी, उसमें कुछ रिंकल्ड पाए जाएंगे, आपको उसी कहा जाएगा रिंकल्ड, ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन रिंकल्ड, रिंकल्ड में WRINKLED लिखते हैं स्पेलिंग में। तो इस दो प्रकार के कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए जब इनका पॉलिनेशन या इनमें फर्टिलाइजेशन कराया गया, निषेचन कराया गया, तो यह निषेचन कहा गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो मेंडल ने पाया था, मेंडल ने आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था, उसमें आप इसको 9:3:3:1 का रेशियो पाए थे, देखे थे 9:3:3:1, समझ रहे हैं। तो ये तो बाद की बातें हैं, जेनेटिक्स पर जब चर्चा करेंगे, जब पढ़ाए जाएंगे तो डिटेल में इस पर डिस्कशन किया जाएगा। आज अभी आप अपने टॉपिक पर या अपने सिलेबस पर ध्यान दें, और सिलेबस आपका क्या चल रहा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, है ना। तो मेंडल्स लॉ में आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस लिखा है सिलेबस में अपने, और टेस्ट क्रॉस लिखा है, और टेस्ट क्रॉस के बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस लिख लीजिए। डाई हाइब्रिड क्रॉस ये नई चीज़ें हैं, इसलिए आपको कुछ सुन करके नयापन दिख रहा होगा, लेकिन केवल कहने में नया है। कहने के लिए हम आपको कुछ अंग्रेजी का टर्म यूज किया जा रहा है, इसलिए आपको नया दिख रहा होगा, नहीं तो ये चीज़ें आपने अपने इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स में, इंटरमीडिएट के बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स में, बुक्स में पढ़ा है, सब वही चीज़ें सिलेबस में हैं, वहीं से ली गई हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद है बैक क्रॉस, बैक क्रॉस, बैक क्रॉस, बैक क्रॉस का मतलब कि F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी माने किसी दो इंडिविजुअल के बीच में संकरण कराया गया था और ये F1 प्राप्त हुआ था, फर्स्ट फीलियल जनरेशन मिली थी, और उस फर्स्ट फीलियल जनरेशन के इंडिविजुअल से F1 पीढ़ी के किसी मेंबर को उठाकर क्रॉस करा दिया जाए तो इसको कहा जाता है बैक क्रॉस। क्या कहा जाएगा? बैक क्रॉस मीन्स पेरेंटल पीढ़ी, पेरेंटल पीढ़ी, पेरेंटल जनरेशन के किसी मेंबर को लेकर के और F1 पीढ़ी के किसी मेंबर को लेकर दोनों का फ्यूजन कराया जाए, दोनों का रिप्रोडक्शन कराया जाए तो उसको कहा जाएगा बैक क्रॉस। एक बात हो गई। लेकिन वहीं एक टर्म और इसके पहले आपको बताए हम, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में आप वो चीज़ें इंक्लूड करेंगे कि पेरेंटल पीढ़ी का इंडिविजुअल जो होगा, पेरेंटल पीढ़ी, टेस्ट क्रॉस इज आल्सो टाइप ऑफ बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस इज आल्सो ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस। कुछ अंतर नहीं, उसको आप बैक क्रॉस कहेंगे, लेकिन एक शर्त केवल उसके साथ जुड़ी हुई है कि टेस्ट क्रॉस में जो पेरेंटल पीढ़ी का इंडिविजुअल लिया जाएगा वह डबल रिसेसिव जीन बियर करेगा, वह डबल रिसेसिव जीन बियर करेगा। इसका मतलब कि जैसे रिसेसिव स्मॉल टी वह रिसेसिव जीन थी, और वहीं कैपिटल टी क्या थी? डोमिनेंट जीन थी। तो डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन, डोमिनेंट जीन को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, रिसेसिव जीन को इंक्लूड करेंगे, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी से इस F1 पीढ़ी का जो इंडिविजुअल था कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका जब संकरण कराएंगे तो इसको कहेंगे टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। इसके बाद फिर से आप आएंगे इसी क्रम में है डाई हाइब्रिड के बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बस यही इतना यूनिट आज एक पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो शेष चीज़ें बचेंगी आपको अगले टर्न पर बताई जाएंगी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको नोट कर लीजिए, इसको एक्सप्लेन हम अगले दिन फिर से करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, नेक्स्ट टॉपिक होगा मल्टीपल एलील्स, मल्टीपल एलील्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। क्या है? ब्लड ग्रुप
ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक हो गया आपका ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। इसके बाद लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। इनहेरिटेंस के बाद लिंकेज, नया टॉपिक होगा लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर। फिर से नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटरैक्शन ऑफ जीन्स। इंटरैक्शन ऑफ जीन्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट का रोल ऑफ डीएनए इन हेरिडिटी। इसी यूनिट का है लास्ट टॉपिक रोल ऑफ डीएनए। रोल ऑफ डीएनए इन हेरिडिटी। हेरिडिटी ये तो आपके जेनेटिक्स का जो थर्ड यूनिट सेल बायोलॉजी का थर्ड पेपर का जो थर्ड यूनिट है उतना सिलेबस हुआ। फोर्थ यूनिट क्या उसको भी लिखना चाहेंगे? बस दैट्स ऑल। फोर्थ यूनिट आप नेक्स्ट टर्म पर आपको बताया जाएगा।